करते समय डायबिटीज के बारे में क्या-क्या सोचना चाहिए। और जब अपना सेशन एक बार खत्म होगा और जब वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम थोड़ा जो इन्फ्लुएंस होने वाले आजकल की चीजें से है, यानी कि इंस्टाग्राम पे या जो चल रही है डायबिटीज के नाम पे, तो उसमें से क्या रियल है क्या फैक्ट है ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको भी आप समझना जरूरी है कि सब चीज को कंसीडर करके कि हम क्यों इसके अंदर एक अच्छा अप्रोच रख सकते हैं, तो हम उस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। दूसरा फिर जो हम नेक्स्ट सेशन लेने वाले वो होगा ट्रीटमेंट। तो आज जो हम लोग एक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। सिर्फ पहली बात, वर्ड डायबिटीज सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में फटाक से शुगर आता है, आपके दिमाग में फटाक से ये आता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लाइन क्या क्या होनी चाहिए, मैं एक चंद्रप्रभा बट्टी दूं या मैं कुक्षरादि गुगुल दूं या मैं क्या करना स्टार्ट करूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डायबिटीज में एक्चुअली हो क्या रहा है। हो क्या रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्राप्ति से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटीज का जो एक बैकग्राउंड है ये काफी बहुत अलग है, यूनिक है, और पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन बहुत वेराइज करते हैं, यानी बहुत अलग बिहेव करते हैं। यानी कि अगर डायबिटीज आप वेस्टर्न कंट्री में देखोगे तो अलग, इंडिया में अलग, अफ्रीकन कंट्री में अलग। बट हम जो डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं ये हमारा ना इंडियन पर्सपेक्टिव है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वेस्टर्न गाइडलाइन को मान के इंडियन डायबिटीज को नहीं ट्रीट कर सकते। और इस मामले में आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट जो डायबिटीज को लेके है वो काफी यूनिक है और अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज और आयुर्वेद और कौन से पार्ट को हमको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डायबिटीज के पूरे डेफिनेशंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बहुत सारे वर्ड अलग अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें कि इंडियन फूड पिरामिड, हम इस चीज को ना आगे वापस से डिस्कस करेंगे। लेकिन डायबिटीज ऑलवेज स्टार्ट विथ योर फूड, और फूड से भी ज्यादा इंडियन के अंदर प्रॉब्लम जो है कि हमारा नेचर। इंडियन बॉडी या इंडियन बॉर्न होने वाला जो पब्लिक है, यानी कि हम डायबिटीज से बहुत ज्यादा ही प्रोन है। इवन आप बहुत अच्छा गुड लाइफस्टाइल रखो और थोड़ा भी ऊपर नीचे हेरा फेरी हुआ तो आप लाइबल हो जाते हो। लेकिन इंडियन फूड अगर बहुत ही बैड हो, किसी का फूड बहुत ही लाइफस्टाइल के साथ साथ फूड बहुत बैड हो, तो ये दोनों बहुत एडअप करते हैं। अब ये दोनों चीज मैं बता क्यों रहा हूँ? पहली बात ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज बहुत हाई होने वाला है, बहुत ही हाई। अगर करंटली मैं आगे बताऊंगा कि डाटा प्रेजेंटली क्या है, कि प्रेजेंटली 2021 में अगर आप देखोगे तो प्री डायबिटिक, डायबिटिक, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक, DM1 DM2 दोनों का अगर सबका आंकड़ा मिला ले तो राइट नाउ 60% ऑफ इंडियन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। इवन आप अगर नोटिस करो 2020 के अंदर, जो मैं सेकेंड वाले सेशन में मैं 2-3 केस प्रेजेंटेशन करूंगा कि कैसे 23 ईयर, 30 ईयर, 31 ईयर के मेल जो है, फीमेल जो है, यंग पॉपुलेशन, जिनका डायबिटीज 400 500 ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी सिम्टम डिटेक्ट हो रहा है। और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होने वाला है, साइलेंट होने वाला है। यानी कि अगर मेरा मानो तो एक नया वर्ड जो कॉइन कर रहा है कि साइलेंट डायबिटीज इन अ यंग इंडियन पॉपुलेशन, ये बहुत ज्यादा आने वाला है। और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें दोनों तरफ से समझना है कि इंडियन को इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और फूड उसको एग्रीवेट कैसे कर रहा है। फिर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आएगा कि संहिताकार पहले से ही बहुत एक्यूरेट थे, खास करके अपने हेतु में लेके, अपने कॉजेस में लेके, अपने संप्राप्ति में लेके। तो स्टार्ट करते। एपिडेमोलॉजी अगर देखा जाए, जो आप समझो कि डायबिटीज की सीरियसनेस कितनी है, इतनी है कि 61.3 मिलियन इन इंडिया लिव विद डायबिटीज। और इसमें अगर ओवर देखा जाए कि नियरली कितना है कि डेथ जो है, नियरली आप देखो तो 9 लाख के ऊपर, 50 लाख के आसपास जो डेथ जाते हैं। तो यानी कि आपका डायबिटीज ट्रीटमेंट खाली ये नहीं होना चाहिए कि शुगर कम करे, आपको ऐसे भी आयुर्वेदिक मेडिसिन पता होने चाहिए जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस कर सके। आजकल अपने पास काफी ऐसे एंड स्टेज डायबिटीज या प्री डायबिटिक या मिड डायबिटिक आते हैं कि जो न्यूरोपैथी लेके आते हैं, नेफ्रोपैथी लेके आते हैं, या जो है रेटाइनोपैथी वगैरह लेके आते हैं। अब वो भी आयुर्वेद की तरफ थोड़ा होप के साथ देख रहे हैं
तो यानी कि आपके पास एक ऐसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो ना कि खाली डायबिटीज के ग्लूकोज को, बट आपके कॉम्प्लिकेशन को भी रोक सके। और ये जो पार्ट है, यहाँ आयुर्वेद बहुत ही सुपीरियर पड़ता है। आप एक चीज याद रखो कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आयुर्वेद के साथ, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ना कि खाली शुगर कम होता है, इवन कभी कभी ऐसा आप देखोगे ना, शुगर फ्लक्चुएट भी होता है, बट लॉन्ग टाइम जो हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा, जो काफी बहुत सारी रिसर्च उसके साथ एग्री करते हैं कि लॉन्ग टाइम कॉम्प्लिकेशन ये खाली डायबिटिक मेडिसिन ही बता सकता है। मॉडर्न में अभी भी ऐसा कोई टर्म्स नहीं है कि जो लॉन्ग टाइम डायबिटीज बता सकता है। तो ये इंडिया के अंदर सिनेरियो है, नंबर 1 है हम लोग परसेंटेज वाइज, सब वाइज। अब ये दो जो पिक्चर आपके सामने रखा हुआ है, जब भी मुझे कोई डायबिटीज पेशेंट दिखता है, मुझे ना यही पिक्चर एक याद आती है। तो ये पिक्चर देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो कोई सीनरी या फोटोग्राफी किया हुआ है, नहीं। इसको ना बहुत ध्यान से देखो कि ये चीज में दिखाया क्या है। एक पहला फोटो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, थोड़ा ब्लूइश में है, उसमें आप देख रहे हो कि एक सॉलिड रॉक है, एक रोड है, ग्रीनरी है, और आप एक तरह से दूसरी तरफ देखो तो रिवर है। पिक्चर नंबर 2 अगर राइट साइड में देखो तो वहां भी पानी है, पर वहां चीकड़ जाता है। तो पहले इमेज में जहां नेचर सिनेरियो काफी क्लीन है, सेकेंड वाले में उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। अब भले उतना ज्यादा कंपैरेटिव देखो तो खराब और गंदा का फर्क है, बट यहाँ खराब और गंदा की नहीं, यहाँ आता है कि डायबिटीज पेशेंट की बॉडी कैसे होती है। जब आयुर्वेद के अंदर हम बोलते हैं कि प्रमेय की परिभाषा क्या है, तो हम बोलते हैं बहुद्रव श्लेष्मा, यानी कि बहुद्रव श्लेष्मा कि जहां श्लेष्मा बहुत ज्यादा है और द्रव युक्त है। इस चीज को ना थोड़ा मैं इसके ऊपर मतलब बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते समय यही वर्ड आपको आना चाहिए कि शरीर जो है बहुद्रव श्लेष्मा हो गई है। बहु मतलब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, द्रव मतलब हर जगह पानी पानी, और श्लेष्मा यानी कि कफ, यानी कि वो कफ का गुण जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत फैला हुआ है, बहुत ज्यादा द्रव फॉर्म में है, और ये एकदम चीकड़ जैसा है, एकदम मतलब एकदम कीचड़ जैसा, आप इसको समझ लो कैसा है। अभी कीचड़ में क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस आप अगर देखोगे अच्छे अच्छे ऑथर्स के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि प्रमेही पेशेंट, यानी प्रमेही पेशेंट का जो शरीर है ये कीचड़ के समान होता है। कीचड़ क्यों बोला जाता है? अभी आप वर्षा ऋतु में देखो कि हो क्या रहा है, वर्षा ऋतु में सब जगह कीचड़ कीचड़ मिलता है। अब ऐसा नहीं कि खाली घर में, सब जगह इसलिए मिलता है क्योंकि इस सीजन के अंदर मेघ जो है ये आपके आकाश को आवृत रखते हैं, सन के एनर्जी को बिल्कुल नहीं आने देते हैं, और आप कुछ भी काम करने जाओ कपड़े भी नहीं सूखेंगे, टाइम पे भी नहीं सूखेंगे, बाहर थोड़ा भी पानी गिर जाएगा तो सूखेगा नहीं और कीचड़ हो जाता है। तो इसी प्रकार जो प्रमेही पेशेंट की शरीर है ये कफ से आच्छादित होती है, पूरा का पूरा उसको घेरा हुआ होता है, ये एक आवरण होता है, और जिसके कारण जो सूर्य रूपी अग्नि है, यानी कि जो शरीर अग्नि है, वो बिल्कुल नहीं दिखती। और अग्नि ये खाली एक नहीं कि ये कोष्ठाग्नि, कोष्ठाग्नि, धातुआ अग्नि और भूताग्नि, सब अग्नि एकदम बंद रहती है। यानी ये वर्ड को मैं क्यों आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये खाली एक किसी धातु की बात नहीं है कि खाली मेद ज्यादा दुष्टि है या मांस ज्यादा दुष्टि है। चीज इसमें ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि 30 to 40% डायबिटीज है ना अपने आप चली जाती है। कि ट्रीटमेंट आपको किसकी करनी है? आपको ट्रीटमेंट करनी है बहुद्रव श्लेष्मा की, वो श्लेष्मा की कि जिसको अग्नि नहीं मिल रहा है, और अग्नि न मिलने के कारण वो कीचड़ जैसे पूरे शरीर के हर धातु के अंदर क्लेद उत्पन्न किया हुआ है। और ट्रीटमेंट करते समय आपके पास ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए जो अग्निवर्धन कर सके। ये मत देखो कि ऑनलाइन देखने के बाद आपको ज्यादा करके हरिद्रा मिल रहा है या आपको अमलकी मिल रहा है या आप कुछ और यूज कर रहे हो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रस में उपयोग कर रहा हूं वो क्या कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहु और द्रव, बहुत ज्यादा द्रव अगर श्लेष्मा लिया हुआ है तो उसमें तिक्त रस का क्या रोल होगा? तिक्त रस का होगा अग्नि दीपन करना, बहुत स्लो एक्टिंग है। उसमें कटु रस का रोल क्या है? अग्नि दीपन करना, कफ अग्न करना।
लेकिन दोनों के अंदर अग्नि दीपन करके जो है आपका डायबिटीज कम करने की कैपेसिटी होती है। पर कषाय रस जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसका रोल क्या? तो उसका खाली एक रोल है कि वो बहु वर्ड यानी कि बहुद्रव जो क्वांटिटी में द्रवता है, इसको क्वांटिटी को लेस करना यानी इसका शोषण करना। अब आप समझ लो कि कटु तिक्त रसायन कैसे डायबिटीज रस मतलब डायबिटीज पेशेंट के ऊपर काम करती है। लेकिन कटु तिक्त कषाय हम लोग एक बार फिर से डिटेल में समझेंगे। यहाँ आपको चीज ये समझाए कि पूरा श्लोक उठा के नहीं, मैं एक ही वर्ड के ऊपर आपको बताऊं कि बहुद्रव श्लेष्मा। और ये संप्राप्ति कितने दिन की होती है? ये संप्राप्ति होती है 5 से 6 साल की, यानी कोष्ठ से लेके भूत अग्नि से लेके धातु अग्नि यानी कि आपका डाइजेशन से लेके इंसुलिन रेजिस्टेंस तक ये जो पाथ हुए है ना, ये 5 से 6 साल में बिल्ड होता है। ये एक दिन में नहीं बिल्ड होता है। इसके लिए आपका फूड, आपका लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि ये व्याधि ना एक दिन में आती है ना एक दिन में जाती है। तो शुगर को कम कर लेना यानी कि आपने प्रमेय के ऊपर काम कर लिया है, ये बहुत गलत मापदंड है। संहिताकारों ने, अगर आपको याद होगा तो एक रेफरेंस, अब अगर श्लोक कोई ज्यादा बहुत डिटेल में पढ़ता है तो उसको पता होगा कि प्रमेही का शरीर एक चिड़िया के घोंसले जैसा होता है कि जैसे ही आपने हेतु वगैरह किया वो चिड़िया वापस से उसमें आ जाएगी। तो ऐसे ही जब भी आपकी खाने की टेंडेंसी टुवर्ड्स एक बैड फूड हैबिट की तरफ जाएगा, डायबिटीज की संप्राप्ति फिर बिल्ड होती है। इसमें शुगर हाई और लो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ऑल इन ऑल बहुद्रव श्लेष्मा काफी हम लोग ने बात कर लिया। तो बहुद्रव श्लेष्मा की चिकित्सा करना आपका सबसे पहला काम है, यानी कि बहुद्रव द्रव के ऊपर कॉन्सेप्ट करो। और नेक्स्ट टाइम आप जब किसी मेडिसिन को पिक करना, तो पिक करते समय पहले ये अपने आप से पूछो कि आपने अमल की, निशा, गुक्षुर ये सब क्यों उठा रहे हो? आप तिक्त रस क्यों उठा रहे हो? मतलब रीजन आंसर है कि तिक्त रस क्यों उठाना चाहिए, कटु रस क्यों उठाना चाहिए, कषाय रस कब उठाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इतना मेडिसिन देने के बाद जब लॉन्ग टाइम पे कफ के साथ जब धातु भी क्षय होने लगे, क्योंकि याद रखना प्रमेही पेशेंट जो है इसका शरीर जो चीकर मतलब कीचड़ के समान है, इसके अंदर पहले ही ओज नहीं है, पहले ही स्नेह नहीं है। तो जब ये मेडिसिन आप लॉन्ग टाइम यूज करोगे तो उसके बाद ना डायबिटीज भी कम नहीं होती है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट कि क्यों किसी का मेडिसिन चालू होने के बाद डायबिटीज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि धातु क्षय होने के बाद एक अपने आप वात प्रकोप होने लगता है सब ड्रग से। इसलिए मधुर रस, तेल, घृत, वसा, मज्जा ये भी उपयोग करने के लिए कहा है, बट वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट स्टार्टिंग स्टेज में किसी का भी जो है बहुद्रव श्लेष्मा यानी कि इस चीज के ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज आती है वो ये है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यही एक हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो चीजें हैं ये मिलके एक अग्नि बनती है, यानी कि यकृत से जो है बाइल सिक्रेशन, यहाँ से पेनक्रेटिक सिक्रेशन, यहाँ से इंटेस्टिनल जो है खुद का सिक्रेशन, ये सब मिलके अग्नि बनती है। यानी अग्नि ये कोई एक ऐसा चीज नहीं है कि किसी एक ऑर्गन से सिक्रेट हो रहा है। हर एक का अपना अपना रोल है, किसी का डाइजेशन में है, किसी का जो इमल्सिफिकेशन में, किसी का एसिडिफायर है, कोई बेस क्रिएट कर रहा है। बट ऑल इन ऑल यही हमारी अग्नि है और इसी को हम बोल रहे हैं कि यही जो है जब तक इसके अंदर अग्नि रहेगा, आपका कोष्ठ अग्नि मेंटेन रहेगा, आपको डायबिटीज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त कोष्ठ अग्नि मंद होगा, कोष्ठ के बाद भूताग्नि मंद होगी, भूताग्नि के बाद धातु अग्नि मंद होगी, तब जाके हमको शरीर के अंदर जो है प्रमेह के लक्षण दिखते। आगे मैं श्लोक को थोड़ा और इलेडिफाई मतलब थोड़ा और इलेबरेट करूंगा और उसमें फिर हम बात करेंगे कि कैसे संहिताकारों ने संप्राप्ति में ये बोला है कि बहुद्रव श्लेष्मा किसको इफेक्ट कर रही है। तो इफेक्ट कर रही है त्वक, रक्त, मांस, मेद और मज्जा, शुक्र। अब इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि त्वक जो वर्ड दिया हुआ है, स्किन दिया हुआ है, ये कुछ और नहीं है। त्वक मतलब कि रससार, त्वक सार ही रससार होता है। इनडायरेक्टली रस, रक्त, मांस सबको उन्होंने इंक्लूड किया अस्थि को छोड़ के। तो यानी कि डायबिटीज की इम्पैक्ट इतनी पावरफुल होती है कि अग्नि जब मंद करती है, ये किसी एक अग्नि नहीं, हर धातु को अग्नि मंद करती है। यानी जब आप वर्ड यूज करते हो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज है कफ के आवरण से। ये कफी जो है ये किसी भी सेलुलर के अंदर उसके धातु को, अग्नि को मंद करता है। और यही रीजन है कि आप कितना भी शुगर खाओ, कितना भी फैटी खाओ, कितना भी कार्बोहाइड्रेट खाओ,
आप थोड़ा सा भी खाओगे तो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेस्ट होगा। तो यही रीजन है कि हमारा ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ऐसा होना चाहिए कि अग्नि को बढ़ाए। अब ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक एशियन बॉडी है और ये एक कस्केशियन यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड की बॉडी है। ये और ये कॉन्सेप्ट आप समझो कि व्हाई वी इंडियन आर वेरी लायबल, क्योंकि आप अगर पहला एशियन पॉपुलेशन देखो और इस साल 2 साल में क्या हुआ है कि पहले जो बीएमआई का जो हम लोग नॉर्मल रेंज रखते थे इन एशियन पॉपुलेशन वो था 25, उसको घटा के बीएमआई कर दिया है रिस्क फैक्टर 22। मतलब अब आपका बीएमआई अगर 23 24 होगा और आप एशियन हो तो लोग बोलेंगे कि अरे बाप रे आपका बीएमआई इंक्रीज हो गया और यू आर हाई, हैव अ हाई चांस टू गेट अ डायबिटीज। क्यों? क्योंकि हम जब बॉर्न हुए हैं एशियन पॉपुलेशन के अंदर, अब अगर आप देखो ये फिगर तो इसमें बॉडी फैट जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये बॉडी फैट है। तो बॉडी फैट हमारे अंदर 45 to 50% है, यानी कि हम लोग पहले से इतने सारा चर्बी लेके पैदा हुए हैं। तो ऑफकोर्स हमारे अंदर फैट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है। तो वी इंडियन पॉपुलेशन आर वेरी लायबल टू गेट एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक इलनेस। और अब देखो किस तरह से हार्ट अटैक बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। और ये नहीं है कि खाली ये जो है बैड फैट आपके खाली डायबिटीज को इफेक्ट करेगा, ये आपको किसी भी चीज को इफेक्ट करेगा। यानी कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर इंडियन पब्लिक जिस दिन सेडेंटरी हो गई उस दिन देयर इज अ वेरी हाई लायबिलिटी कि आप वेस्टर्न पॉपुलेशन से बहुत फास्ट जो है ये सब सफर करोगे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज। अब यही 25 बीएमआई का पेशेंट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में देखो, इसके बॉडी के अंदर फैट हार्डली कितनी होगी, 20%, 25%, 30% और बहुत कम है। इसलिए ये कितना भी जंकी खाए ये थोड़ा अपने से ज्यादा सरवाइव कर लेंगे, बट हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक इलनेस होने के चांसेस वेस्टर्न पॉपुलेशन से 25 to 35% मोर हाइयर है। यही रीजन आप देख रहे हो कि अब धीरे धीरे हम लोग का जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही ज्यादा डायबिटीज की तरफ जा रहा है। 60% यानी कि 1 in 2 बहुत हाई रेट है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जेनेटिकली वी आर लायबल टू गेट इट। और जेनेटिकली लाइबिलिटी को जो काउंटर करता था वो हमारा लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज, यानी एशियन पॉपुलेशन, नॉट ओनली इंडिया, चाइना, जापानी से जितने भी ये लॉन्ग डिस्टेंस एग्रीकल्चर हार्ड वर्कर थे। बट जैसे जैसे ये सेडेंटरी हो रहे वैसे वैसे जो फूड लाइफस्टाइल और फैटी हो रहा है तो ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये दैट्स अ थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यानी कि बॉडी भी जो है सबसे बड़ी बात होती है। अब जो एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ ना एक चीज में जो मुझे बहुत अलग लगी थी कि जब भी मैं आयुर्वेदिक की तरफ हम पढ़ते थे तो मैं हमेशा देखता था कि जब कभी राजेश माह स्टार्ट होता था तो हमेशा लिखा रहता था कि वृक्ष भोज करने से, स्निग्ध भोजन करने से या ये करने से जो है आपको एक तरह से राजेश माह मतलब व्याधि होगी, अति मतलब व्यायाम करने से, अति ये व्यवहार से। तो संहिताकारों ने खाली राजेश माह में नहीं, ज्वर देखो, कोई भी चैप्टर देखो, हर में ना ज्यादा करके वो किसी ड्रग की प्रॉपर्टी को लेके हेतु बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तिक्त रस है, यहाँ कटु रस है, यहाँ लवण रस है। डायबिटीज मैंने एक ही ऐसा चैप्टर देखा कि जहां संहिताकारों ने सीधा एक द्रव को ही उठा के लग दिया, यानी कि ये आप करो और आपको डायबिटीज हो, ये आप करो तो आपका डायबिटीज बढ़े। तो ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है कि जहां ड्रग के नाम ले लेके वहां बताया गया है कि इससे डायबिटीज बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि कैसा है कि सुश्रुत निदान स्थान सबसे पहले 6वें अध्याय में हमने ये श्लोक देखा है कि पुरुष जानती प्रमेय भविष्यंति, यानी कि किसको भविष्य में प्रमेय हो सकता है। और खाली 4 ही कॉज आया हुआ है। एक डे नैपिंग, यानी कि जो दिन में सोता है इसका भी मेटाबॉलिक धीरे धीरे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और ये खाली प्रमेय नहीं, ये बाकी इलनेस को भी काम करता है, जो मैंने हाइपोथायराइडिज्म में भी बताया था कि मेरा हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट अगर दिन को सोएगा मैं उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करता, तो नहीं ट्रीट होगा, मुश्किल पड़ता है। दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि जो 40 मिनट के नीचे थोड़ा भी आए इंडियन पॉपुलेशन, और ऐसे में देयर इज अ वेरी हाई चांस की प्रमेय। लेजीनेस, मतलब जिसकी बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं, मेंटली एकदम लेजी है। और एक्सेस ऑफ शुगर इंटेक, यानी कि जो मधुर रस का अति सेवन करता है। अब क्वेश्चन है कि ये तो सबको पता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हमको भी पता है, हम भी ये करते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि हम खाली बोलते हैं
और मैंने लास्ट टाइम डायबिटीज में मतलब हाइपोथायराइडिज्म में बोला था और मैं डायबिटीज में बोल रहा हूँ कि डायबिटीज में मैं नेक्स्ट टाइम पे ना केस प्रेजेंटेशन करूंगा कि कैसे एक पेशेंट का मतलब जिसका HbA1c 12.2 है, 12.2 बहुत सारे हैं हमारे पास, और 3 महीने के अंदर उनका HbA1c 5.2 तक लेके आया, 400 500 की शुगर 300 में 3 महीने के अंदर आ गए विदाउट यूजिंग एनी इंसुलिन और एनी टाइप ऑफ क्या बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन। तो वो इसलिए क्योंकि ये 4 पॉइंट के ऊपर मैं बहुत फोकस रखता हूँ। ये 4 पॉइंट का फोकस है कि आपको डायबिटीज की तरफ लेके जाता है, यानी धीरे धीरे आपका धातु अग्नि को मंद करने का ये सबसे बड़ा जड़ के कॉज है। और जब तक आप इसको निकालोगे नहीं, बहुद्रव श्लेष्मा बनता रहेगा। देखो कैसे बहुद्रव श्लेष्मा डे स्लीपिंग से क्या रिलेटेड है। जो आदमी खाने के बाद तुरंत सोता है, जो आदमी दिन में सोता है, दिन में जब हम बोलते हैं कि दिन में सोने से कफ दुष्टि यानी कि कफ पित्त की दुष्टि होती है, तो क्या होती है कफ पित्त की दुष्टि से? तो दिन में सोने से जहां सूर्य प्रखर है वहां सोने से पित्त की दुष्टि यानी कि पित्त के अंदर जो एक तरह से तीक्ष्णता थोड़ा है, उसके अंदर जो अग्नि की कैपेसिटी है वो मंद हो जाती है। दूसरा, उसके मंद होने से वहां कफ दोष की वृद्धि यानी क्लेदक कफ की वृद्धि होती है। अब आपका प्रमेही पेशेंट अगर दिन में सोता हो, या जो कफत प्रकृति वाले पेशेंट है वो दिन में सोते हो, या वातज प्रकृति वाले भी जो है एक ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के कहीं भी सोते हो, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे बहुद्रव श्लेष्मा बनता ही है। यानी संहिताकारों ने जो बहुद्रव श्लेष्मा का कॉन्सेप्ट दिया है वो पहला देना है। लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज सिंपल है कि व्यायाम का जो काम है अग्निवर्धन कफ मेधन आशक, लेकिन जिसका बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, तो जितने भी हमारे ग्राम्य आहार है जो हम आज के टाइम पे खाते हैं, ये एक तरह से आपके शरीर के अंदर बढ़ते बढ़ते जो है फिर से बहुद्रव श्लेष्मा को बढ़ाती है। यानी कि जो पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता, ऐसे डायबिटीज आप खुद देखो कि आप प्रैक्टिस में यूज करोगे नहीं कर पाता है। अब एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो सब्स्टिट्यूट ढूंढो, सो की एक्सरसाइज करो, बॉडी वर्कआउट करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो पर करो। तो दैट इज रिक्वायर्ड। क्यों? अगर वो नहीं करेगा तो बहुद्रव श्लेष्मा बनता है। और ऐसे पेशेंट को जब आप ट्रीट करते हो चंद्रप्रभा वटी से, गुक्षुरादि गूगल से, आपको क्या लगता है कि क्या वो गुक्षुरादि और चंद्रप्रभा एक एक दो गोली इतने बड़े बॉडी के ऊपर अग्नि दीपन कर पाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है। हम बाद में द्रव को कैसे दिया जाता है, कैसे देखा जाता है, इसके ऊपर भी सोचें। लेजीनेस, ये है मेंटल लेजीनेस की बात करते हैं कि जिसका ब्रेन बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत लेजीनेस है, स्लीपिंग है, पूरा दिन सोते रहता है, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं थी, तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट बहुद्रव श्लेष्मा बढ़ता है। और एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हर ऊपर से स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर से अभी तक बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक से ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे डाइट के अंदर कटु और कषाय दोनों रस है ना एकदम बाहर हो चुका है। तो इसलिए कारण ये है कि हमारे अंदर मधुर अवस्था पाक बहुत लंबा टिकता है, अग्नि कम होती है, फास्ट फूड के कारण, ये सब चीज के कारण बहुद्रव श्लेष्मा बहुत ज्यादा बनता है। अब आपको ये समझना है कि आपको जब किसी का डायबिटीज रिवर्स करना है तो ये 5 ऐसे पॉइंट है, 4 ऐसे पॉइंट है जो आपको डे स्लीपिंग अवॉइड करनी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हटाना है, लेजीनेस हटाना है, कुछ मेंटल एक्टिविटी देना है, मतलब कुछ उनको जो है क्रिएटिव करने के लिए बोला, ये मैं आगे चीज ट्रीटमेंट में बताऊंगा। और एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक या लेजीनेस से दूसरा मैंने इसलिए आपको बताया कि मेंटली एक्टिवेट वगैरह करना स्टार्ट करो, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज जो है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। और हमारे डायबिटीज पेशेंट को कुछ ना कुछ एक हम जो है मेंटल एक्सरसाइज देते हैं कि जो वो करते हैं, और यही रीजन है कि वो काफी इजीली जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कवर कर लेते हैं। मतलब 2-3 महीने में कोई भी मेरा प्रमेही पेशेंट जो है इजीली कवर हो जाता है। ऑफ कोर्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पहचानना जाए कि कौन जल्दी ट्रीट होगा, कौन लेट ट्रीट होगा, इसमें भी ट्रिक है। बट ये आपको पता है, बट आपको इम्प्लीमेंट करने का आइडिया आना चाहिए। और आज इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप देखोगे तो ये 4 पॉइंट पे डायबिटीज पेशेंट जो है मतलब सब लोग ने डिवाइड करके रखा है, जो मैं फिर से डिस्कस करूंगा बाद में कि कैसे उन्होंने एक एक चीज को पकड़ लिया और ये सब चीज को लेके वो चार्ज कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट भी हो रहा है। हम लोग अटके हुए अभी तक पीछे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये अकेला ऐसा श्लोक है, मतलब और भी होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन संहिताकारों ने एक एक चीज को पकड़ के बोला है क्या है, ये डायबिटीज करता है। जैसे पहला एग्जांपल देखो, आज से सुख। मैंने पहले भी बताया कि आज से सुख मतलब कि जो करंटली सेडेंटरी हैबिट है,
घर पे बैठ के जोमेटो ऑर्डर करो, डेंजो ऑर्डर करो, बाहर बिल्कुल निकलने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटी बिल्कुल भी नीरस जैसा है। हम ट्रैवल करके जाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी जीरो। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें बॉडी एक्टिविटी जीरो की तरफ हो रही है, इससे पहले ही आपका मेटाबॉलिक धीरे धीरे लो होने लगता है। तो देखो, एक चीज याद रखो कि सेडेंटरी हैबिट का क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। सेडेंटरी हैबिट का ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका शरीर धीरे धीरे आपका बीएमआई गिराने लगता है। क्यों गिराने लगता है? क्योंकि देखो, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि किसी भी अगर बॉडी को जरूरत नहीं है या किसी भी आपकी बॉडी को एक्टिविटी नहीं है, तो आदमी एनर्जी क्यों वेस्ट करे। इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ कि जितना सेडेंटरी आपका लाइफस्टाइल, उतना आपके बॉडी के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन धीरे धीरे गिरते जाएंगे, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। तो आज से सुख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके लाइफ में अगर बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है, आपके अंदर 40 मिनट 50 मिनट डेली की चलने की कैपेसिटी बिल्कुल, मतलब अगर उसको हटा दो, तो बाय द टाइम धीरे धीरे आपके बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप ही गिर जाएंगे। और यही रीजन है कि ये आज से सुख वाले आप देखो, ये मोस्ट डिफिकल्ट होती है ट्रीट, बहुत डिफिकल्ट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डॉक्टर्स, जज जो बिल्कुल ही डेस्क जॉब करके, इनके डायबिटीज बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनको ऐसा लगता है 20 मिनट 30 मिनट चालू करके हम लोग आएंगे, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को रीएक्टिवेट करने में, बॉडी में फिर से पहले जैसे एनर्जेटिक लाने में बहुत टाइम जाता है। और खास करके वो डायबिटिक पेशेंट जो एकदम लिथार्जी है, पूरी एकदम लिथार्जी है, उनको उतना ही एक्सरसाइज, उतना ही जो है इसके ऊपर ये करते हैं। स्वप्न सुख ने एकदम सिंपल है कि ये है डे नैपिंग, डे स्लीपिंग, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो ये दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुद्रव श्लेष्मा बनाते हैं। दधिनी, दधिनी में फिर से यहाँ बोलूंगा कि कर्ड यानी कि ये साक्षात जो है आपके बहुत ही गुरु, बहुत ही अभिसंधि आहार है। तो आपका दही जो है ये एक तरह से बहुद्रव श्लेष्मा को तो बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि जिसके पास कोई मॉडर्न का जो है पेशेंट आता है और वो बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए जो है मुझे हल्का दही खाना चाहिए, या जो है जो योगर्ट बोला गया है, या जो है अलग अलग फॉर्म पे जो है कर्ड के जो चीज है, छाछ वगैरह लेने के लिए बोला है। बट आप खुद देखो कि दही साक्षात बहुद्रव श्लेष्मा को बनाने का डायरेक्टली एक तरह से जरिया है। तो कर्ड भी आपका पेशेंट नहीं ले सकता। और ये जो हम नहीं ले सकने की बात कर रहे हैं, ये ऐसी चीज है जो बहुद्रव श्लेष्मा को कम करता है। दूसरा आता है कि ग्राम उदक अनुप्रस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास करके उनके लिए है जो डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज के अंदर वेज या नॉन वेज क्या खाना चाहिए, और उनको ऐसा लगता है कि नॉन वेज जो है बहुत इजी है, थोड़े में रहेंगे, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है। खास करके ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही है कि आप प्रोटीन बेस्ड डाइट ज्यादा खाओ, आप कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, तो आपका जो डायबिटीज कंट्रोल होता है। बट नहीं, ग्राम में उदक और अनुप्रस का मतलब ये है इधर कि ग्राम में रस, इसमें हम लोग बोलते हैं कि नॉनवेज में जितने भी ये एनिमल्स आते हैं, भले वो चिकन हो या गोट हो या बीफ हो, कोई भी हो, इसको सब में कंसीडर किया जाता है। और रीजन ये क्यों? क्योंकि जितने भी मांस रस है, आप उसको कितना भी उसको पाया बना के या पतला बना के आप उसको यूज करो, या नॉन वेजिटेरियन डाइट किसी भी फॉर्म पे यूज करो, नॉन वेज डाइट हमेशा डायबिटीज बढ़ाएगी। रीजन ये क्योंकि इसको पचन करने के लिए अग्नि बहुत ही उत्तम होनी चाहिए। धातु अग्नि उसको जो है बहुत अगर उत्तम जिसका हो, वही जो है एक तरह से नॉन वेज डाइट को पचा सकता है। और डायबिटिक पेशेंट तो इसको बिल्कुल भी नहीं पचा पाएगा। अब आप बोलोगे कि डाइजेशन हो गया, अब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे बहुत बार पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि डायबिटिक मतलब मत खाओ, बोलते नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। तो इसलिए हम जिसका जो टोटल नॉनवेज डाइट है ये बिल्कुल नहीं। और नॉनवेज डाइट के साथ एक चीज जो इंक्लूड हम लोग नहीं करते कि आनुप्रस का यहाँ जो वर्ड मतलब है, यहाँ उदक मतलब उदक रस में भी उदक की बात जो आती है तो ये पानी को ही लेता है। लेकिन ये जितने भी रिवर मतलब सी फूड होता है, यहाँ ना ये सी फूड का सबसे ज्यादा उल्लेख है। यानी कि सी फूड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आनुप यानी कि जो जल के योनि में पैदा हुआ है, और ये जल अपने आप में द्रव प्रधान है, उस योनि का प्रभाव उस जानवर के ऊपर अपने आप होता है। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर सी फूड, डायबिटीज पेशेंट के अंदर इतने सारे
चीज को बढ़ावा देते हैं, ये चीज भी जाके धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके बहुद्रव श्लेष्मा को बढ़ाती है। क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आप कितना भी फूड को फ्राई वगैरह करो, कितना भी फिश को खाओ, वो अपनी ना योनि नहीं छोड़ेगी। तो ये, और दूसरा ये भी गुरु है। तो ऐसी चीज को हमको हमेशा समझना चाहिए कि वो पतले है, ज्यादा चलते, लंबा चलते हैं, उसके अंदर लाघवता आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सी फूड हो या फिश हो, कुछ भी हो, कोई भी नॉनवेज हो, किसी प्रकार का भी मांस, ये हमेशा किसी न किसी तरह से फिर से धातु अग्नि को मंद करते रहेगा। तो में ही जब हमारा डायबिटिक रिवर्सिबल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसमें हम बिल्कुल भी वो 3 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई भी जो है डाइट नहीं देते। अब इसका सब्स्टिट्यूट मैं क्या करता हूँ, तो मैं ज्यादा करके इनको जो है शतावरी ग्रैन्यूल्स, जिसके अंदर शक्कर बहुत कम हो, अभी आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी कंपनी शक्कर कम बनाती है, हम उसको इसके सब्स्टिट्यूट पे देने की कोशिश कर दो, और अर्निंग भी अच्छी होती है। बट दूसरा एक चीज दूसरा याद रखो कि क्यों यहाँ शतावरी जैसे कल्प का उपयोग है, तिक्त रसात्मक है, भ्रूण है और वात शामक है। तो ये चीज को भी हम जो है आगे यूज करेंगे और हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ये डायबिटीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि शतावरी जैसा भ्रूण कल्प हम लोग क्यों दे, किस नहीं दे। तो मैंने वही बताया कि आप ड्रग की प्रॉपर्टी से ज्यादा ना अपना रस के ऊपर देखो, फिर बाद में सेकंड प्रॉपर्टी आएगा। 82 यानी कि फिर से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, देखो इसको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं मिल्क और मिल्क प्रिपरेशन पूरा बंद करता हूँ, क्योंकि मिल्क अपने आप में बहुद्रव श्लेष्मा है। डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि उसका जो स्वरूप है, यानी कि मिल्क का जो स्वरूप है वो ही बहुद्रव श्लेष्मा है। और वो कितना भी पाक करने दो, कितना भी आप उसको बांधने दो, आप अगर आपके पेशेंट को मिल्क दे रहे हो, और खास करके मॉर्निंग में और बेड टाइम पे, और जैसे अभी ये सीजन में भी जो मैंने 2 केस प्रेजेंटेशन में बोल रहा हूँ कि ये सीजन में मतलब कि उनका वर्षा ऋतु में मैंने कम किया। तो वर्षा ऋतु में जहां अग्नि पहले से बिल्कुल मंद रहती है, वहां प्लानिंग तो एकदम बहुत डिफरेंट करनी पड़ती है। यानी कि जो बाकी सीजन में मेरा प्लान देखोगे कि डायबिटीज का, वो तो एकदम अलग चलता है, और जो वर्षा ऋतु में वो तो एकदम बदल जाता है, क्योंकि ये सीजन में अग्नि बिल्कुल ही ना के बराबर रहती है, बिल्कुल कम रहती है। तो ऐसे सीजन में जो है मिल्क वगैरह देना पड़ता ही है, क्योंकि नहीं तो वात बहुत जल्दी बढ़ता है, तो उसको भी अलग ढंग से दिया जाता है। लेकिन वर्षा ऋतु को छोड़ के किसी भी ऋतु में आपका डायबिटिक पेशेंट मिल्क प्रिपरेशन और मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकता, छाछ, पनीर, बटर वगैरह बिल्कुल नहीं। रीजन ये क्योंकि ये कितना भी आप इसमें लाघवता लाने की कोशिश करो, कोई भी और सीजन में वर्षा ऋतु को छोड़ के, ये फिर से अग्निमंद करती ही है। इसके अंदर कैपेसिटी है, इसके अंदर जो योनि है यानी कि वो द्रवता है वो बनी रहती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने दिमाग में बिठा के रखो कि डायबिटिक पेशेंट का जो शरीर है वो एकदम कीचड़ जैसा है, कहीं भी अग्नि नहीं है, और कीचड़ को यानी कीचड़ को सुखाने के लिए वहां अग्नि की जरूरत है। तो इसलिए ये सब चीज का नहीं है। दूसरा बात है कि नवा अन्नपान और गुड़ वैकृत, यहाँ डायरेक्टली बोलने का अर्थ ये है कि नवा अन्नपान मतलब कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्रेन्स जो होते हैं, जो हम लोग चावल वगैरह बोलते हैं 6 महीना पुराना, 7 महीना पुराना होना चाहिए, वो ये रीजन है क्योंकि नए जो अन्नपान मतलब नवा अन्न है, ये बिल्कुल भी बहुत ही गुरु होते हैं, बहुत ही जड़ होते हैं, और इसको अग्नि नहीं पचा पाती। तो संहिताकारों का ऐसा मानना है कि ये जो चीजें होती है, नवा अन्नपान होते हैं, ये सब कितना भी लिया जाए और कितना भी आप खाओ ऐसे टाइम पे, ये आपको किसी भी प्रकार का जो है आपका प्रीणन नहीं कर पाएगी, यानी कि आपको स्नेह नहीं दे पाएगी, आपका अग्निवर्धक मतलब ऊर्जा नहीं दे पाएगी। और ये सब चीजें ना डायबिटीज के अंदर हैम्पर करता है। मतलब ये चीजें बहुत प्लान करते हैं कि डायबिटीज पेशेंट क्या खाना चाहिए और उसके शरीर को बरोबर लगे, अग्नि को बरोबर पचाए, ये प्लान इस सबसे चीज से चालू होता है। लेकिन ये हम लोग फिर से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। गुड़ वैकृत का सीधा साधा अर्थ है कि किसी भी प्रकार का शुगर प्रोडक्ट, यानी जहां शुगर है वहां डायबिटिक पेशेंट आप उसको नहीं ले सकते, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैं आगे फिर से डिस्कस करूंगा। और कफ एग्रीवेटिंग फैक्टर, अब ये जो सबसे बड़ी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि व्यायाम का क्या उपयोग है, तो हमने डिस्कस किया था कि व्यायाम ही है जो अग्निवर्धक है। क्यों अग्निवर्धक है? क्योंकि यही है जो बहुद्रव श्लेष्मा को शोषण करके यानी अग्निवर्धन करके शोषण कर सकता है। इसलिए ये जितने भी हाई मसल्स एक्सरसाइज है 40-30 मिनट का, ये जो हम बोलते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, इंसुलिन का काम एकदम इजी करती है। क्योंकि पहले हम मानते थे कि इंसुलिन लो होने से हमारा डायबिटीज बढ़ता है, लेकिन अभी आप किसी का भी आप सीरम इंसुलिन करा के देख लो, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो, पर अगर आप कभी इंटरेस्टेड हो
तो आपके डायबिटीज पेशेंट का ना जरा सीरम इंसुलिन करा के देखो, एकदम बूस्ट पड़ा रहता है, एकदम हाई रहता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इतना हाई इंसुलिन होने का रीजन ये है क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, और वो इंसुलिन वो ग्लूकोज को नहीं ले पा रहा है, बॉडी सिग्नल देती आ रही है। तो इसलिए राइट नाउ हम लोग कह रहे हैं कि हाइपर इंसुलिमिया जो हो रहा है, एंड इट इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन टू द बॉडी, एंड दैट इज अ रीजन ऑफ योर डायबिटीज, मतलब कि इतने हाई हाई होते जा रहे हैं। तो आज हमें भी पता है कि हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर आयुर्वेद में अगर सिंपल वर्ड में समझना है तो ये कफ का आवरण है, और ये कफ के आवरण को अपने भंग करना है। तो एकदम सिंपल है। अब ये वही वर्ड का है कि जो व्यायाम कुर्वते नित्य, मतलब डायबिटीज के अंदर ये स्लाइड्स का इंपॉर्टेंट है कि ये समझा रहे कि व्यायाम कुर्वतो नित्य वृद्धापि भोजनाम विदग्धमपि विदग्ध, मतलब दग्ध व निर्दोष परिपच्यते। यानी कि ये आपको याद है तो हितोपदेश में फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ा करते हैं कि जो व्यायामी पेशेंट है, जो व्यायाम करता है, उसका शरीर हमेशा इस तरह से अग्नि बना रहता है कि अगर वो विरुद्ध भी का है, अगर वो विदग्ध भी खाए, आधा पचा हुआ आहार का है और जला हुआ आहार भी खाए, तो ये सब जो है किसी भी प्रकार के फूड को पचा लेता है। तो यही रीजन है कि हमारे डायबिटिक पेशेंट के अंदर थोड़ा सा आप उसको अग्नि बढ़ा के और बल दे के आप उसको नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे हम लोग को शुगर के नाम पे बहुत ज्यादा चीजें हम लोग कंफ्यूज हो गए, बट ये क्लियर होना चाहिए। एक खाली नोटिस है, जो बंद हो जाए तो वापस से एक रिज्वाइन करो, तो हम एक समरी और बाकी सब डिस्कस करते हैं। तो बात यह है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन आयुर्वेद काफी इंपॉर्टेंट है। तो यही सब चीज को हम लोग ओवरऑल डिस्कस करते जा रहे हैं कि कैसे एक चीज जो है, हम खाली आयुर्वेदिक नहीं, अभी मॉडर्न भी जो रिसर्च आर्टिकल है, ये एक जो हमारे संहिता में एक वर्ड दिया हुआ है, इसको लेके उन्होंने एक लंबा जो है रिसर्च आर्टिकल प्रेजेंट किया, और उसी को प्रेजेंट करके उसी को यूज करके उसी से अर्निंग करते। तो अब दूसरी बात आती है कि जैसे हमने पहला वर्ड यूज किया था कि व्हाई यू नीड अ प्रॉपर एक्सरसाइजेस। अब बात आती है ना कि आप ऑनलाइन जाके जरा देखो कि ये